अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है आप लोग खुश खुरम में और खैर वाफियत से। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत है वो लॉन्ग मार्च नहीं चाहती, और अगर लॉन्ग मार्च नहीं चाहती तो वो फिर क्या चाहती है, क्या तवक्कुआत है पाकिस्तानी हुकूमत से, और आम आदमी क्या चाहता है कि उसके लिए क्या हो। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। आगे चलकर तबसरा होगा, एक्सपर्ट होंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि समंदर का आलमी दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब आलमी दिन समंदर का सेलिब्रेट करने के हवाले से क्या अवेयरनेस हो सकती है, या हमें कैसे अपने एनवायरनमेंट या माहौल के लिए कंट्रीब्यूट करना है। नेचर को सेव करेंगे तो नेचर हमें सेव करेगा, इस पर हम बात करेंगे, डिबेट होगी। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जंगलात में लगने वाली जो आग है, जो वाकयात हुए हैं आगे पीछे, उसमें कितना नुकसान हुआ है और कैसे माहौल को, एनवायरनमेंट को, जंगलात को बचाना है, इसके हवाले से भी हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे। साथ ही साथ यस, अच्छी खबर, जब भी मुल्क में महंगाई का तूफान होता है या कोई सियासी हलचल होती है तो लोग एंजाइटी में, डिप्रेशन में होते हैं, तो जो स्पोर्ट्स है वो आपको एक बड़ा रिलीफ एक मिलता है, या खुशी की एक लहर लोगों में आती है अगर कोई मैचेस हो रहे हो। खासकर हमारे जो पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, तो सीरीज़ के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ क्या होने जा रहा है मुल्तान में जनाब, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सबसे बड़ी खबर के 10 जून को जो बजट पेश किया जाना है उसमें आम आदमी के लिए क्या रिलीफ होगा। क्या कुछ किसान भी तवक्कुआत कर रहे हैं, जो पेंशन वसूल करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या बेहतरी होगी, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, बिजली के बिल और महंगाई का तूफान। आम आदमी के लिए हुकूमत कितनी सब्सिडी देती हुई दिखाई दे रही है इस बजट में, तो आवाम की नजरें टोटली बजट पर है। अब जो इसके थोड़े से डिटेल पहलू हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, ऑब्वियसली एक्सपर्ट की राय के साथ। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या तवक्कुआत है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, जो बजट पेश किया जा रहा है, रिलीफ मिल पाएगा आम आदमी को? बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक हकीकत समझनी चाहिए कि हुकूमत मजबूरन IMF के साथ जो मामला तय हुए हैं उसके नतीजे में आवाम की जेब से दूसरे हाथ से जो निकालेगी वो उससे कई गुना ज़्यादा होगा। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह मैं बता दूँ आपको मैं कि ये जो बजट है ये आवाम दोस्त नहीं होगा, क्योंकि ये उन शराइत पर मबनी है जो कि हुकूमत ने तय किए हैं IMF के साथ मजबूरी की हालत में। और वो जो मजबूरी हालत ये थी कि 28 फरवरी 2022 को जो है पिछली हुकूमत ने माहिदा तोड़ा था, उसकी वजह से मईशत तबाह हुई। और उससे पहले जो स्टेट बैंक ने और हुकूमत ने मिलकर जो डिस्काउंट रेट गिराया था उसकी वजह से मईशत तबाह हुई। अब ये इतनी ज़्यादा तबाह बर्बाद हो चुकी है कि हुकूमत के पास कोई चारा फ़िलहाल नहीं है सिवाय इसके कि IMF के साथ जो है जो शराइत है वो माने, इसलिए कि आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपका डॉलर जो है वो गिरता चला जा रहा है, तो ये सूरत हाल जारी तो नहीं रह सकती। तो ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान में मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है, जिसका मकसद एक ये भी है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़े, शरह नमू सुस्त रहे, आम आदमी में मायूसी बददिली फैले, उसकी ज़िंदगी अजीरन हो, ताकि पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरात हों। और ये जो नारा लगाया जा रहा है, ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता नादहिंदा होने वाला है या दिवालिया होने वाला है, जो हुकूमत की जानिब से भी कहा गया, सियासतदानों की वजह से भी कहा गया, इमरान खान की जानिब से भी कहा गया, माहिरीन से कहा गया। इसका मकसद ये है कि कौम को नफ्सियाती तौर पर यह तैयार करना है कि भाई आप मुल्क को बचाने के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, तो क्या महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये एक साजिश है, ये एक खेल है। ना पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ना होगा, ना वो जो है इस्तेमाली ताकतें चाहती है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट में जाए, उनके मकासद हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, एक जुमला आपको बता दूं कि जनवरी में तो फिर अपने मुफाद के लिए हासिल किए जा रहे हैं ना, कि इस मुश्किल इम्तिहान में वक्त में पाकिस्तानी अवाम जो है वो साथ निभाए। अच्छा सर, IMF के चुंगल से कैसे निकलना है, मैं चाहूंगी कि जाते से पहले प्रोग्राम सेगमेंट वाइंड अप करने से पहले आप इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि किसानों के लिए भी क्या कोई रिलीफ रखा जाएगा? ज़राअत पर मबनी हम एक मुल्क है, हमारी मैशत का जो बड़ा हिस्सा है वो इस पर मुनहसर करता है, तो किसानों को भी कोई रिलीफ पैकेज वगैरह कुछ मिलेगा, उनके लिए भी कुछ होगा?
देखिए, जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो ज़रूरी शोबे को अहमियत तो दे रही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब वो ज़रूरी शोबे को अहमियत देने के साथ साथ छोटे किसानों की भी बात कर रही है। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है, जो फ्यूडल कल्चर है उनका उतना ज़्यादा मजबूत है कि ज़रूर रिलीफ देंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि नीचे डाउन द लाइन वो उसकी अशराफिया को पहुँचेगी या आम आदमी को कितना पहुँचेगा। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे उनको सही कीमत नहीं मिलती है। तो अब इतना टाइम हुकूमत के पास अभी फौरी तौर पर तो नहीं है कि जो कुछ वो रिलीफ दें उसका फायदा आम आदमी को, आम किसान को भी पहुंचे। कुछ ना कुछ जरूर पहुंचेगा। तो सर, किसान को बिजली और पेट्रोल सस्ता करके देना पड़ेगा, कैसे फायदा पहुंचेगा, बिला सूद कर्जों को यकीनी किस तरीके से बनाया जाएगा, ये वो सारे सवालात हैं। क्या हुकूमत के पास इनके जवाब हैं? देखिए, बिल्कुल हुकूमत के पास हिकमत अमली ज़रूर मौजूद है। अब उनको करने दिया जाता है नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि इसमें सूबों का भी एक किरदार होता है, IMF का भी हमारे पास चुंगल है, कोalition पार्टनर्स जो हैं उनकी अपने भी जो है मुफादात हैं, उन्होंने भी हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं हुकूमत को। तो इन सब से निकल के एक ऐसा बैलेंस चीज़ पेश करना, इसलिए कि जो हुकूमत चंद वोटों की अक्सरियत में खड़ी हो वो उनको भी नाराज़ नहीं कर सकती, माफिया को भी शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकते। जो इसको कहते हैं कि बहुत ही उसके हिकमत के साथ, बैलेंस के साथ कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश ज़रूर होगी। मगर एक तरफ बैरूनी माफिया है, एक तरफ मुल्की माफिया है, इन सब से टकराना ये कोई आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान में। इसके लिए बड़ी जुरात की, बड़ी हिम्मत की और शायद वक्त की ज़रूरत है। लेकिन वो वक्त उस वक्त होगा जब आवाम को ये एहसास होगा कि जो तबाही पाकिस्तान की मईशत को लाई गई है, दानिस्ता लाई गई है अमेरिका के न्यू ग्रेट गेम के तहत मकासद के लिए, और ख़ुद हमारे अपने जो है मकासद हैं अशराफिया के, उनकी गठजोड़ की वजह से उनको तोड़ने के लिए अवाम को समझना होगा कि ये मसाइल हैं। उनको जो है अच्छी पॉलिसियों के लिए हुकूमत पर दबाव डालना होगा, और जो इस पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें मुल्क के अंदर हैं अपने मुफादात के लिए, उनको भी साइड लाइन करना होगा। ये धरने, ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है 25 से 30 रुपए, अवाम में एक बेचैनी की लहर दौड़ पड़ी है जानने के बाद कि मजीद 25 से 30 रुपए पेट्रोल महंगा होने वाला है। ये बाद में चला पता है कि ये प्रोपेगेंडा है या झूठी खबर है या ऐसा नहीं हो रहा, अगर होगा भी तो आगे मुस्तकबिल में जाकर होगा। ये क्यों इस तरह से किया गया? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि एक बहुत बड़ा खेल पाकिस्तान, जौहरी पाकिस्तान के खिलाफ है, और वो ये है कि इसकी मुल्क की मईशत को कमज़ोर करें, आप आवाम में मायूसी, बददिली, मुस्तकबिल से मायूसी, जमहूरियत से मायूसी फैलाएं, ताकि जो मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया के मकासद हों। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हंगामा आराई हो, खुदा न खास्ता, कि उनको ये कहने का मौका मिले कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमान दहशतगर्द हैं, और इस मुल्क के खिलाफ जितनी पाबंदियां FATF के थ्रू लगाई जा सकती हैं लगाई जाए। ये एक साजिश हो रही है। हमारी हुकूमतों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे मीडिया के लोगों को, हमारे अवाम को समझना होगा कि एक ऐसी जौहरी कुव्वत पाकिस्तान, जिससे कि उनको ये ख़तरा है कि कभी कोई ताकतवर हुकूमत आ गई जो इस्लाम पसंद होगी, तो वो फिर इन चीज़ों को नाकाम बना के पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को जो है वो यकीनन मजबूत बना सकती है। तो वो ये साजिश कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को डिफॉल्ट के करीब ले जाने की बातें करो, फिर उससे क्या, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करें और हम आपको इतने पैसे दे दें। तो ये खाली मसला गुर्बत का नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की सलामती का है। आवाम को ये समझना होगा कि जब वो पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान देने की बातें करते हैं, हमारी अफवाह जाने दे रही हैं, तो इस साजिश के तहत हम शिकार क्यों हो रहे हैं कि IMF की साथ जो कड़े मामला तय हुए हैं उसको ये कहा जाए कि हम तो डिफॉल्ट पर जा रहे थे, अगर हम ये नहीं करते तो क्या करते? नहीं जा रहे थे, बिल्कुल डिफॉल्ट पर नहीं जा रहे थे। ये एक साजिश है। तो हम इस साजिश में हिस्सेदार क्यों बन रहे हैं? हम क्या पाकिस्तान इतनी कमज़ोर है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत इतनी कमज़ोर है? क्या स्टेट बैंक इतना कमज़ोर है कि चंद अरब डॉलर जो है वो बाहर से महंगी शरह सूद पर ना ले आए? ला सकते हैं, रुपए की कदर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। 10 जून को ये बजट पेश किया जाना है और अवाम की तवक्कुआत काफ़ी दिखाई दे रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अपना तज्जिया सामने रख रहे थे कि इसमें काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल भी हो सकती है हर इंसान के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान को। ब्रेक पर की जाने बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, खासकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो समंदर का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या मैसेज मिलना चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। साथ रहिए। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान की आवाम चाहते हैं कि मुल्क में एहतजाज हो, मुल्क में धरना हो, मुल्क में लॉन्ग मार्च की सिचुएशन हो। क्या पाकिस्तान के आवाम इसी इनकलाब के साथ तब्दीली लेकर लाना चाहते हैं कि वो सड़कों पर बाहर निकले और उनके मुतालबात पूरे हों? क्या इसी तरह से इनकलाब बर्पा होते हैं? क्या इसी तरह से मुल्क में तब्दीलियाँ आती हैं? तो हम आपको आज बताएंगे कि पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है। वैसे मैं कुछ लोगों से मिली, गुज़श्ता कई दिनों से मिल रही हूं, तो मैं एक सवाल उनसे लाजमी पूछती हूं कि भाई आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं इस मुल्क से, कि किस तरह की सियासत हो। लॉन्ग मार्च जो धरने दिए जाते हैं, आया आप लोग इनके हक में? तो मुझे जो ज्यादातर जवाब मिला वो यही मिला कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको सस्ता खाना मिले, उनको बिजली मिले, उनको पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम मिले। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सियासतदान है। आम आदमी के लिए इस मुल्क में क्या हो रहा है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, उसको कितना रिलीफ दिया जा रहा है, हर आदमी का, हर इंसान का कंसर्न ये है। बहरहाल कुछ सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें अवाम ने इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का जो आइडिया है वो मुस्तरद कर दिया। अब ये बात कैसे साबित हुई है वो हम आपको बताते हैं। इस बात का इंकिशाफ हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च यानी आईपोर के सर्वे में, जिसमें 2000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। ये सर्वे 24 मई से 3 जून 2022 के दरमियान किया गया। और इसी हवाले से तारिक जुनेद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईपोर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तारिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बताएगा कि पाकिस्तानियों का असल मसला क्या है, वो कैसे तब्दीली लाना चाहते हैं। सर्वे भी आपने किया, उसमें बात तो सामने आ गई कि वो ये लॉन्ग मार्च नहीं चाहते हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत मुझे मौका देने का, बोलने का। देखिए, सर्विस कराए ही इसलिए जाते हैं कि एक मजमूई राय जो है अवाम की वो सामने आ सके, और एक बड़े साइंटिफिक तरीके से राय इकट्ठी की जाती है, पूरे पाकिस्तान से राय इकट्ठी की जाती है। तो जिस तरह आपने फरमाया कि लोग नहीं चाहते कि मुल्क में धरने हों या लॉन्ग मार्चेस हों, बट दिस डज नॉट नेसेसरली मीट कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई है या इस तरह का सिलसिला है। असल में लोग ये चाहते हैं कि सियासतदान जो है सियासत अपनी पार्लियामेंट में बैठ के करें, अपने मसाइल और मसले जो हैं पार्लियामेंट में हल करें, ना कि सड़कों पे करें। सो पिछले हम कुछ एक दहाई से देख रहे हैं कि तकरीबन हर पार्टी ने ही तकरीबन लॉन्ग मार्चेज या मार्चेज किए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, PTI हो, तो इन सब ने, PMLN ने भी किए। तो अब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मसले मसाइल जो हैं पार्लियामेंट में हल हो। तो एक मेजॉरिटी जो 60% यानी 10 में से हर 6 बंदे ये चाहते हैं कि जी आप अपने मसले जो है पार्लियामेंट में हल करें। तो अब जुनेद साहब, ये भी आप समझते हैं कि जो इमरान खान के पिछले लॉन्ग मार्च थे उसमें अवाम की चूंकि भरपूर शिरकत नहीं थी, उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया, इसी वजह से PTI पंजाब की क़यादत भी तब्दील हुई। डू यू एग्री? देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारी कौम का मजाज नहीं है। अभी महंगाई है या दूसरी और भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन हम देखते हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं होते उस तरह जिस तरह कि हम लोग, जिस तरह अरब स्प्रिंग था, जिस तरह हम लोग देखते हैं अरब दुनिया में या ईस्टर्न यूरोप में लोग नहीं निकलते। हमारा मजाज इस तरह का नहीं है। हमारी कौम का वही से मजाज ये है कि आप बातचीत से मसले को हल करें, आप बैठ के मसले को हल करें। तो इस वजह से भी जो है, हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी होगी ज़्यादा, जो कि सर्वेज में आ भी रही है PTI की और इमरान खान साहब की, लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते कि वो बाहर निकलें और सड़कों पे प्रोटेस्ट करें। अच्छा, अगर हम सोशल मीडिया देखते हैं जुनेद साहब, तो वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि PTI के जो फॉलोअर्स हैं या जो लोग हैं वो तो एक इनकलाब और एक सुनामी तब्दीली की चाहते हैं मुल्क में, और बड़ा सख्त रिएक्शन भी आता है। दूसरी जानिब जो आप सर्वे की बात करें उसमें तो हमें अवाम बड़ी समझदार दिखाई दे रही है, जैसे कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो इन चीज़ों में पड़े और बाहर निकले और एहतजाज करें। तो ये फर्क कैसे? जी देखिए ना, अगेन वही मजाज की मैं बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया आपकी पॉकेट में, आपके हाथ में, आपकी पाम में एक चीज़ है जिसपे आप अपना एहतजाज रजिस्टर करा सकते हैं, अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं विदाउट एनी सेंसर। जबकि एहतजाज करने के लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, लोगों को करना पड़ता है, मोबिलाइज करना पड़ता है। तो ये हमारे मिजाज का हिस्सा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक्चुअली में ये एक्चुअली कन्फर्म करती है ये बात कि लोग जो हैं सोशल मीडिया पे अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं बजाय इसके कि वो स्ट्रीट्स पर लड़ाई लड़े। तो मैं तो इसको यही इस तरह इसका एनालिसिस करूँगा कि हमारे लीडरान को ये सोचना चाहिए, और ये सर्वेस होते भी इसीलिए हैं कि हम आवाम की वसीयत मजमूई राय को सामने लाएं ताकि हमारे लीडरान जो हैं वो बेहतर फैसले कर सकें, और उनके लिए भी बेहतर और आवाम के लिए भी जो बेहतर फैसले हों। जुनैद साहब, आपने कोई इस तरह का सर्वे किया है कि मालूम पड़ सके कि जो आम आदमी है वो क्या चाहता है
कि इंतखाबात वक्त पर हो या कबल अज़ वक्त हो? जी, इसमें राय थोड़ी सी डिवाइडेड है। वैसे मेजॉरिटी जो है, हर 10 में से 5 बंदा कहता है नए इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन इसमें राय थोड़ी सी डिवाइडेड है। अलबत्ता जब हमने ये सर्वे को मज़ीद डिग आउट किया तो इवन पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके अंदर भी ये इस राय में डिवीज़न है कि जी कहाँ पे यानी हमें क्या करना चाहिए, अगली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हम असम्बलियों में जाएं वापस, या कि फिर हम नए इलेक्शन के लिए जो है वो प्रेशर बनाते रहें। जबकि जो बाकी दीगर अलाइड पार्टीज़ हैं या इत्तेहादी जमातें हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि जी अब हुकूमत सेटल हो गई है, ये बैठ गए, इनको 1 साल मौका देना चाहिए, अगले साल इलेक्शन होने चाहिए। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है इसमें बड़ी अच्छी और क्लियर एक बात हमें सामने नजर आ रही है कि अवाम की राय ये है कि इन असम्बलियों को जो है अब टाइम पूरा करने देना चाहिए। तारिक साहब, ये सोशल मीडिया पर पिछले दिनों हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी से, तो उन्होंने बड़े मजे की बात बोली एंड दैट जस्ट क्लिक्ड मी कि जो सोशल मीडिया पर अवाम है वो कितनी आपकी अवाम होगी, मैक्सिमम 1 करोड़ लोग होंगे जो यूज करते होंगे, तो वहां पर जो हमें लोगों का टिल्ट या रुझान नजर आता है। लेकिन जो ये रियल लाइफ सर्वेज होते हैं, अवाम क्या चाहती है और अवाम क्या सोचती है, तो हमें रिजल्ट सामने आते हैं ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हमें बाहर जब हम फील्ड में जाएंगे जहां पर एक किसान भी है, जहां पर एक गार्ड भी है, एक रेडीबान भी है, एक शरबत लगाने वाला शख्स भी है जो सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा ना, जिसके पास व्हाट्सएप या फेसबुक जिसके फोन में नहीं है, उसकी राय क्या है? ये सर्वेज हमें वो वाले जवाब भी बताते हैं जो सोशल मीडिया सर्वेज हमें नहीं देता। बिल्कुल बजा फरमाया आपने और बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको कि देखिए सर्वेज करने का मकसद ही यही होता है कि आवाम को बहसीत मजमूई शामिल किया जाए। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक करोड़ लोग होंगे जो तकरीबन, और वो भी वो पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, जो इंटरनेट की एक्सेस है यानी उनकी एफ्लुएंसी है, यानी उनके पास पैसे हैं कि वो एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं, इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब आपने सही बजा फरमाया, हमारे गाँव में देहातों में लोगों के पास बटन फोन्स हैं, जो वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, वो भी वोटर हैं, उनकी भी राय जो है वो सामने आनी चाहिए। तो जो सर्वेस किए जाते हैं उनमें हम उनको उनकी राय को शामिल करके एक मजमूई राय बनाते हैं। तो इसलिए आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अगर कोई सोशल मीडिया के सर्वेस पर या सोशल मीडिया की ट्रेंड्स पर अपनी राय का अपने सर्वे का मेथड चेंज करना चाहिए, उस पर निसार नहीं किया जा सकता। ठीक, थैंक यू सो मच तारिक यूनिस साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज में जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदर का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और मकसद ये है कि इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जाए, आम आदमी तक को पता हो कि हमें हमारे माहौल को किस तरह से महफूज बनाना है, इसको हमने कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि ये नेचर ही है, ये कुदरत ही है, ये हमारा इन्वायरमेंट माहौल ही है कि अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये भी हमें सेव करेगा। बहरहाल पानी की अहमियत, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी ख़त्म करना ये हम तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है। हर बात का ब्लेम हमें गवर्नमेंट पर नहीं करना चाहिए। और समंदर जनाब 40% तक हमें ताज़ा पानी भी फराहम करता है और दुनिया में जो नीली मैशत है उसने साहली अक़वाम के मयारे जो ज़िंदगी है उसको कितना तब्दील किया है, कितना बेहतर किया है, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान और गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जनाब डॉक्टर SM शहजाद साहब मौजूद हैं, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। ब्लू इकोनॉमी पर अपनी ये बहुत ग्रिप रखते हैं, सी पैक पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और साथ साथ पाक नेवी से भी इनका जो है वो ताल्लुक रह चुका है। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में। पाकिस्तान को कुदरत ने एक बेहतरीन और एक लंबी साहिली पट्टी से नवाजा हुआ है। मेरा सवाल ये कि क्या हमने इसको उस तरह से यूटिलाइज किया है, हमने इसको उस तरह से सेव किया है, और अगर हम करते हैं तो हमारी मैशियत पर इसका क्या असरअंदाज होगा? सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी टीम को और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि पंजाब के दिल लाहौर में बैठे हुए आपको समंदर का ख्याल आया और आज समंदर का आलमी दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको मनाने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखें, जो समुंदर की अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी हैं, समुंदर के जो ख़जाने हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो हमारा समंदर में है पाकिस्तान का, और ये 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है,
ये टोटल एरिया बिगर देन पंजाब और केपी के, अगर इन दोनों को मिला लें, इससे भी बड़ा एरिया है। इतने बड़े एरिया में जितने भी खजाने छुपे हुए हैं, चाहे वो मिनरल है, माइंस है, गैस है, ऑयल है, शिप्स है, फिशिंग है, हर तरह के जो खजाने हैं वो सारे हमारे हैं और हमें इनका ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए बल्कि इनको प्रॉपर इस्तेमाल में लाना चाहिए। अब बड़े अरसे से सुन रहे हैं पाकिस्तान की इकानमी बड़ी फरजाइल है, अब पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। मेरा ख्याल अगर हम समुंदर की तरफ देखना शुरू कर दें और समुंदर में मौजूद खजानों को निकाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हमारा कम से कम ये इकानमी वाला मसला तो हल हो जाएगा। आपने एक टर्म सुनी होगी ब्लू इकानमी, जो बड़ी रिसेंटली आई है पाकिस्तान में, इसके ऊपर बड़ा लिखा गया है, इस पर बड़ी बातचीत हो रही है। लेकिन ब्लू इकानमी वो इकानमी है जो समुंदर से रिलेटेड है। मेरा ख्याल नाउ द टाइम हैज़ कम कि हमें समुंदर की तरफ देखना चाहिए और अपनी ब्लू इकानमी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ फिशरी की बात करूं तो जो पाकिस्तान की कैपेसिटी है फिश एक्सपोर्ट करने की वो 3 बिलियन टू 4 बिलियन यूएस डॉलर्स है। बट अनफॉर्चुनेटली हम $500 बिलियन यूएस डॉलर्स की भी फिश एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि हम इन चीज़ों को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, हम वैल्यू एडिशन ही नहीं कर रहे। आज भी ट्रेडिशनल तरीके से हम फिश एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फिशरी पे ही अगर आप तवज्जो दे दें, इलीगल फिशिंग को रोक दें और प्रॉपर प्रिजर्व करके इसको एक्सपोर्ट करें, तो हमारी जो कैपेसिटी है वो 3 बिलियन से 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। बट इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप साहिली पट्टी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास 1000 किलोमीटर से बड़ा जो साहिली पट्टी है और इस पे बहुत ज़्यादा पोर्ट्स बन सकती हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो कम से कम 14 ऐसे पॉइंट हैं हमारी साहिली पट्टी पे जहाँ पे नई पोर्ट्स बन सकती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी तवज्जो नहीं है उसके ऊपर। पहली जो पोर्ट यहाँ पे बनी है वो 1887 में बनी थी, उसके बाद बड़ा लंबा गैप है। फिर देखिए 70s में आगे प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फिर सेकेंड पोर्ट बनाई, पोर्ट कासिम, और वो जो पोर्ट है वो 70s में बनने के बाद फिर देन अगेन बड़ा लंबा गैप है। जब ग्वादर पोर्ट बनी 2003 में आके ग्वादर पोर्ट बन गई, बड़ी डीप सी पोर्ट है, लेकिन उसके बाद से फिर अगेन बड़ा लंबा गैप है। मेरे ख्याल में इस पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी साहिली पट्टी को डेवलप करने की ज़रूरत है। सर इस पर आई थिंक काम करने की ज़रूरत है और इस पर हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ये जो सारी बातें, सारे हकायक आप सामने रख रहे हैं, आम आदमी नहीं जानता होगा कि पाकिस्तान इतने खजानों से माला माल है। मैं तो चाहूंगी कि हम इस सेगमेंट को आगे भी चलकर इंट्रोड्यूस करवाएं, इस पर मजीद बात भी हो। मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहां हम सियासी उलझनों का शिकार है और कहां पर हम इतना फायदा हासिल कर सकते हैं। सर गवादर पाकिस्तान की इकोनॉमी मुस्तकबिल में कितना आप रोशन पाकिस्तान देख रहे हैं और क्या किरदार अदा कर सकता है गवादर? देखिए गवादर इज ए गेम चेंजर, ये आप सुनते आ रहे हैं। ये ना सिर्फ चाइना के लिए बेनिफिट है, ये तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए, इवन गल्फ स्टेट्स के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ये जो डीप सी पोर्ट है इस एरिया में, इसकी जो डेप्थ है इतनी बड़ी है कि आप इसको, जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं उन तमाम की जो मेजर शिपमेंट है यहाँ से हो सकती है, बिकॉज इट्स ए डीप सी पोर्ट। यहाँ से छोटे शिप से भी सामान लेके उसकी तरसील कर सकते हैं उनकी तरफ। ये एनर्जी कॉरिडोर है जो इंडियन ओशन है और अल्लाह ताला का खास करम है कि पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के गेट के ऊपर ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट की जो है ये एक लिंचपिन है जिसके इर्द गिर्द एवरीथिंग रिवॉल्व्स। और चाइना को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, इवन लैंड लॉक कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान सब इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तवज्जो देने की जरूरत है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है। मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ आपको चैनल को कि कम से कम आपने ये इशू उठाया। तो पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं इसको समुंदर की अगर आप बात करें तो देयर इज ए वर्ड हम यूज करते हैं, सी ब्लाइंडनेस। हम सी ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं जब हम समुद्र की तरफ देखते ही नहीं है। ये पाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, सब लोग लैंड पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, लैंड पे तवज्जो देते हैं। मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि हमें ब्लू इकोनॉमी की तरफ देखना चाहिए। बड़ी दुख की बात यह है कि जो हमारा साहिल समंदर है, कराची की मैं बात कर रही हूँ, हमने उसका क्या हाल करके रखा हुआ है। हुकूमत की कितनी जिम्मेदारी बनती है। अब आप देखें ना वहां पर क्या सिचुएशन इस वक्त क्या है, साहिल कितना गंदगी का शिकार है, कोई उसकी टेक केयर उस तरह से नहीं कर रहा है और फिर हम समंदर को अपने आलूदा भी कर रहे हैं। तो कौन देखेगा, कौन ये डिसीजंस लेगा, कौन बेहतरी करेगा? अब दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, सबसे पहले जब आप लैंड करने के बाद वहां बात करने के अंदर जी मैंने साहिल समुंदर पे जाना है, बिकॉज उन्होंने बड़े जबरदस्त मैरीटाइम टूरिज्म की फैसिलिटीज क्रिएट की हुई हैं। हमारे पास भी बड़े जबरदस्त पॉइंट हैं। अगर आप बलूचिस्तान की कोस्ट की बात करें तकरीबन कोई 16 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे मैरीटाइम टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। अगर आप कराची की बात करें तो तकरीबन जो सिंध का साहिल है इस पर 32 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हम
ये फैसिलिटीज जनरेट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज मुझसे पूछें कि मैंने अरमारा की जिवनी या गवादर या पसनी जाना है, तो बिलीव मी कोई फैसिलिटीज हम वहाँ नहीं क्रिएट कर सके आपके लिए। वहाँ टेलीफोन की सहूलत मैसर नहीं है, वहाँ चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है, इधर फोकस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर आप जीडीपी में पाकिस्तान की बात करें तो 1% टूरिज्म की तरफ से आता है, बट अगर उसमें शेयर आप मैरीटाइम टूरिज्म की बात करें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसको डेवलप अगर आप कर लें सिर्फ टूरिज्म को, ये एक इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है जिसकी हद। सर आप देखिए ना कि दुबई क्या बन चुका है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया, किस तरीके से बनाया गया। फिर अगर हम जो है थोड़े से आइलैंड्स देखें, मलेशिया को देख लें, हम थाईलैंड को देख लें, तो सयाहती मरकज है या हब कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया से लोग अपनी वेकेशंस के लिए इन जगहों पर आते हैं। और अगर आपका भी जाना होगा और अगर हम थोड़ा सा वो जायजा लें तो कोई इतनी कोई खास बात नहीं है जितनी खूबसूरती हमारे यहाँ है। अगर हम अपने थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया चले जाएं, स्वात चले जाएं या पहाड़ों की साइड पे चले जाएं, हुंजा चले जाएं, गवादर का जिक्र हम लोग करें, तो ये कितनी खूबसूरती से ये जगह माला माल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म के हवाले से भी इन्वेस्ट नहीं किया गया। ये तो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है पाकिस्तान के लिए अगर इस पर बाकायदा संजीदगी से सोचा जाए। जी, ब्लू इकॉनमी पे मेरी बुक है जो 2020 में मैंने पेश की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट साहब को। उसके बाद हमने ईयर 2020 इसको डिक्लेयर करवाया था ईयर ऑफ ब्लू इकॉनमी। इसके बाद से थोड़ी सी तवज्जो देनी शुरू किया, मैरीटाइम टूरिज्म पे भी डेवलप करना शुरू किया। बहुत सारे साइली पट्टी मनोड़ा का इन्होंने कुछ हद तक डेवलप कर लिया है, सैंड स्पिट को डेवलप कर लिया है, दो दरिया पे बड़े ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बन गए। बट तवज्जो देने की जरूरत है, पूरे साहिल को डेवलप करने की जरूरत है। इसी तरह अगर आप मुझसे पूछें तो शिप यार्ड की अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ी सनत है शिप यार्ड, जहाँ पे शिप्स बनते हैं। 80s में बड़ा फ्लरिश कर रहा था हमारा शिप यार्ड, ये 1957 में हमने बनाया था। बट उसके बाद मजीद शिप यार्ड बनाने की ज़रूरत है। अभी तक हमारे पास एक ही शिप यार्ड है जो 1957 में बना। इसी तरह अगर आप गुडाने की बात करते हैं, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री 80s में बड़े बूम पे थी, अभी भी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। कोई ज़माना था पूरे साउथ एशिया में सिर्फ टॉप पे पाकिस्तान की जो गुडानी का साहिल था, यहाँ पे शिप ब्रेकिंग थी बड़ी टॉप पे। उसके बाद अब चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है, बांग्लादेश नंबर 3 पे, और हम 4th नंबर पर आ गए हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास जो पॉलिसीज बनाते हैं पॉलिसी मेकर्स, वो यूजर फ्रेंडली एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बन रही। मेरा ख्याल में ज़रूरत है कि हम जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करें। सर ब्लू इकोनॉमी का आपने जिक्र किया, नीली मईशत का, मैं चाहूंगी आप जरूर तज़किरा कीजिएगा कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन सी जगह, मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी जो साहिली अक़वाम उन्होंने अपने मयारी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया और ब्लू इकोनॉमी ने अपना किरदार कितना अहम अदा किया, और पाकिस्तान भी अगर उन फुटस्टेप पे चले तो बेहतर हो सकता है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड है, चाहे वो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है, सारी ट्रेड समुद्र के जरिए होती है। पाकिस्तान की अपनी भी 98% जो ट्रेड है वो समुद्र के जरिए। तो मैरीटाइम ट्रेड को डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अपने शिप्स हों। और यू विल बी सरप्राइज कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास 70s में 72-73 में उस वक्त उनके पास 75 शिप्स थे। आज हमारे पास 11 शिप्स रह गए हैं। हमें डेवलप करने की ज़रूरत है अपनी मैरीटाइम इंडस्ट्री, हमें शिप्स लेने की ज़रूरत है, हमें अपना जो कार्गो है वो खुद लिफ्ट करने की ज़रूरत है। दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है ब्लू इकानमी की वजह से की है या अपने समुद्रों की वजह से की है। हम एक मैरीटाइम नेशन है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम इस फैसिलिटी को इस्तेमाल ही नहीं। लेकिन सर वो कहते हैं ना कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और उम्मीद ही करते हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो इन सारी बातों को, इन सारे मामलात को संजीदगी से लेगी, ना सिर्फ संजीदगी से लेगी बल्कि इनके मुतल्लिक इकदाम भी कोई बेहतर उठाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद डिटेल गुफ्तगू आने वाले दिनों में भी जरूर करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। Stay with us. Niyo Pakistan, Niyo Pakistan, Niyo Pakistan. वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र किया था कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, महंगाई का तूफान है, सियासी माहौल में हलचल है, तो ऐसे में आम इंसान वैसे बेचारा परेशान दिखाई दे रहा है कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जब क्रिकेट पाकिस्तान में आती है या कोई सीरीज होती है तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं, वैसे भी क्रिकेट लवर कौम है, हम पसंद करते हैं इस खेल को, बड़े इंटरेस्ट के साथ फॉलो करते हैं। तो जो सारा रुझान है हमारा, वो जो एंजाइटी या डिप्रेस्ड कैफियत होती है वो कुछ लम्हे
के लिए हम भूल जाते हैं और हम क्रिकेट को एंजॉय करने लगते हैं। एंड आई एम ग्लैड कि हमारे पास एक ऐसा खेल है जिसमें अवाम का इतना इंटरेस्ट है और वो लोगों को खुशी या मुसरत भी देती है। तो जनाब, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज आज पहला मैच होगा मुल्तान में और सबकी नजरें जमी हुई हैं, टिकी हुई हैं इस सीरीज के हवाले से। मुल्तान में टीम्स पहुंच चुकी हैं और आज ये मैच होगा। तकरीबन जनाब 31 बरस पहले 1991 में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के साथ आखिरी मर्तबा वनडे सीरीज जीती थी। तो बात करेंगे इसी हवाले से। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जनाब, सारी टेंशन साइड पर रखकर अब जरा क्रिकेट एंजॉय कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। नबिया, क्रिकेट में भी थोड़ी सी टेंशन है। टेंशन कोई महंगाई वाली टेंशन नहीं है। टिकट ज्यादा महंगे नहीं है, 300 रुपए का टिकट है, 500 रुपए का टिकट है। लेकिन वो जो मुल्तान की गर्मी है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले टेम्परेचर चेक कर रहा था, तो 4 बजे जब मैच शुरू होगा तो 45 प्लस टेम्परेचर है। तो लिहाजा क्रिकेट अगर कोई गर्मी में एंजॉय कर सकता है तो करे, अदरवाइज फिर महंगाई वाली टेंशन यहाँ क्रिकेट में भी नजर आएगी। लेकिन बहरहाल एक अच्छा साइन है कि अब दुनिया की टीमें एक के बाद एक पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। हाँ। देखिए, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज का अगर वैसे हम मुवाजना करें तो हमारी टीम होम ग्राउंड पे तो खेल रही है, लेकिन ऑन पेपर वेस्ट इंडीज से बहुत मजबूत है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं है। 3 नए प्लेयरों के साथ वो पाकिस्तान आए हैं। लेकिन इस सीरीज की जो इम्पोर्टेंस है, अगले साल 2023 में नवंबर में भारत में होना है 50 ओवर का वर्ल्ड कप। तो उस वर्ल्ड कप का ये समझ ले कि एक लिहाज से क्वालिफाइंग राउंड है। अगले साल वर्ल्ड कप से पहले जो दुनिया की 7 टॉप टीमें हैं, बल्कि अगर 8 टीमें लगा ले और 8वीं टीम मेजबान भारत की है, वो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप सुपर सीरीज है उसकी रैंकिंग में जो टॉप 8 टीमें हैं वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप में। बाकी 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है फिर क्वालिफाइंग राउंड के जरिए। तो पाकिस्तान को ये कोशिश करनी है कि जो सीरीज होनी है ये वेस्ट इंडीज की और उसके बाद हॉलैंड की सीरीज और उसके बाद जो दीगर सीरीज है उसमें पाकिस्तान टॉप 8 में रहे, ताकि हम क्वालिफाइंग राउंड खेलने से बच सके। अब भट्टी साहब, इससे पहले जो पिचेस हैं उस पर काफी एतराजात उठाए जा रहे थे। तो 14 साल के बाद मुल्तान की पिच पर अब मैच खेला जा रहा है, तो पिच की सूरत हाल क्या है? जो एतराजात उठाए गए थे उनको कैटर किया गया? देखिए, नॉर्मली जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है, जिस तरह T20 है या वनडे क्रिकेट है, वो तो बैटिंग के लिए साजगार पिचेस होती हैं, हाई स्कोरिंग। अब मुल्तान में तकरीबन तो 2.5-3 साल पहले 3 मैचेस हुए थे PSL के। उसके बाद यहाँ डोमेस्टिक मैचेस होते रहे, लेकिन मुल्तान का वैसे नॉर्मली मैं 2008 में आखिरी बार गया था, तो मुल्तान का ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और पिच भी नॉर्मली बहुत अच्छा बिहेव करती थी। लेकिन अब चूंकि काफी अरसे बाद मैचेस हो रहे हैं और चूंकि अब दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट मैचेस के जरिए जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कॉम्प्रोमाइज करेगा। पिचेस जो है वो टेस्ट मैच के लिए हमारे यहाँ मसला रहता है कि हम अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके मुताबिक पिचेस नहीं बना सकते, लेकिन वनडे और T20 के लिए तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी पिचेस बनती रही है। सर, जितनी गर्मी है, 8 जून है, गर्म तरीन महीना तस्वुर किया जाता है, फिर मुल्तान वैसे भी गर्मी के बारे में बहुत चर्चा है, तो जो कंडीशंस हैं, मैचेस की जो सूरत हाल है, किस तरह से आप देखते हैं कि गर्मी कितना इफेक्ट करेगी क्रिकेट को या खेल को? देखिए, प्लेयर्स तो नबिया यूज्ड टू है। अगर आपको याद हो, पिछले साल जब कोरोना की वजह से PSL के आधे मैचेस अबू धाबी शिफ्ट हुए थे, तो उस वक्त भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। प्लेयर्स जो है कल जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो उस वक्त हल्की सी आंधी वहां चली, हवा चलना शुरू हो गई, तो बाबर आजम ने यही कहा कि शुरू का 1 घंटा 4 बजे, चूंकि मैच शुरू होगा 4 से 5 बजे का जो टाइम है वो थोड़ा सा टफ होगा, उसके बाद से सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अभी जो मैं आपसे वेदर फोरकास्ट की बात कर रहा था, एक तो 46 के करीब टेम्परेचर होगा 4 बजे, उसके बाद 10 जो है वो भी चलती रहेगी। तो कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में क्राउड के लिए मुश्किल है, जो टेलीविजन क्रू होगा उसके लिए मुश्किल है, वो जो लोग जिन्होंने सारा इंतजाम करना है इन मैचेस का, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं
जिनमें पुलिस और दिगर एजेंसीज हैं, जाहिर है वो लोग भी ड्यूटी पर होंगे। तो बहरहाल एक इम्तहान तो बहुत सारे लोगों का है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो सबसे बड़ी गलती हुई है इस सीरीज को मुल्तान शिफ्ट करके, देखिए मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, इस वक्त सुबह का टाइम है, तकरीबन 11:15 बजने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी खुशगवार मौसम है और 4 बजे के बाद तो आपको पता है, आप तो काफी अर्से कराची में रही, तो कराची की शामें जो है वो काफी ठंडी होती हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर पिचेस को नए सिरे से बनाने के चक्कर में कराची के नेशनल स्टेडियम का जो पिचेस का स्क्वायर था उसको खोद दिया है। मेरा ख्याल में अगर बेहतर प्लानिंग कर ली जाती, वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद उन पिचेस को खोदा जाता तो ज्यादा बेहतर था। मेरे ख्याल में ये मैचेस, अगर आपको याद हो, दिसंबर में कोरोना की वजह से ये मैचेस कराची में नहीं हो सके थे। बिल्कुल। तो कराची मेरे ख्याल में आइडियल वेदर था इन मैचेस के लिए। माद साहब, किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान जो टीम का इंतखाब है, अगर तैयारी की बात की जाए, कौन आपको कितने फॉर्म में दिखाई दे रहा है? देखिए हमारे पास तो एक से बढ़कर एक प्लेयर है। अगर आप ऊपर से देख लें तो बाबर आजम दुनिया में इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, अब जो हमारे नायब कप्तान है शादाब खान वो भी फिट होकर टीम में आ गए, मोहम्मद नवाज भी टीम में आ गए। फिर बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ। तो पाकिस्तान टीम तो खासी मजबूत टीम है। लेकिन मेरे ख्याल में एक गर्मी का जो फैक्टर है, अगर हम पाकिस्तान टीम का अगले 1 साल का कैलेंडर देखें तो पाकिस्तान को नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है। तो मेरे ख्याल में पहले मैच के बाद अगर टीम मैनेजमेंट समझे तो कुछ नौजवान प्लेयर्स को भी यहाँ पर ट्राई कर ले, जिस तरह फास्ट बॉलिंग में शाहनवाज धानी पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे जो एक सबसे ज्यादा सिलेक्शन कमेटी से शिकायत है कि शान मसूद पाकिस्तान के वो टैलेंटेड प्लेयर है। कल रात को यहाँ कराची में एक फंक्शन था, जावेद मियादाद ने भी उस फंक्शन में काफी सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज किया कि शान मसूद ऐसा बैट्समैन है जो काउंटी क्रिकेट में डबल सेंचुरियां बना रहा है, वहां पर T20 क्रिकेट में स्कोर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में उसके लिए इसका कोई जगह नहीं है। तो क्यों क्या वजह है? कोई फेवरेटिज्म का शिकार होती है टीम या क्या वजह है? अगर इतना टैलेंट रखते हैं तो फिर उनको तो एक मौका देना चाहिए। ख्याल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए शान मसूद का जो फैक्टर है वो उनको वो लग रहा है कि डर रहे हैं कि शान मसूद उनके लिए आगे जाके मुश्किल पैदा करेगा, इसलिए उनको लिए जा रहा है। देखें ठीक है, हमने पिछली सीरीज जो होम सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया से वो 2-1 जीती, उसमें शान मसूद नहीं थे। अब अगर हमारी होम सीरीज हम 16 के बजाय 17 प्लेयर भी रख लेते और शान मसूद उस टीम का हिस्सा होते तो उनको एक इंकरेजमेंट मिल जाती कि मैं वर्ल्ड वाइड स्कोर कर रहा हूं तो मुझे मेरा मुल्क भी ऑनर कर रहा है। तो मेरा ख्याल में थोड़ा सा कंसर्न की बात है। लेकिन जो वर्कलोड की मैं बात कर रहा था कि टीम मैनेजमेंट अगर चाहे तो वर्कलोड मैनेज करे, कुछ नए लड़कों को मौका दे दे। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ये नॉर्मली हमारी इनिंग्स ओपन करते हैं, कभी फखर जमान और इमामुल हक करते हैं। मेरा ख्याल अगर अब्दुल्ला शफीक को हम इस सीरीज में न खिलाते, वो नॉर्मली टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर हैं, तो शान मसूद अकोमोडेट हो सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं कोई मसला मुझे नजर आ रहा है, मेरिट पे तो शान मसूद टीम से ड्रॉप होते नहीं। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्रिकेट के ऊपर भरपूर तज्जिया तबसर आप पेश कर रहे थे। बहरहाल इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग मैच, इंशाल्लाह शाम को देखेंगे जरूर, और आने वाले दिनों में कुछ सेगमेंट्स भी डिजाइन करते रहेंगे क्रिकेट के लिए। क्रिकेट देखना जनाब लाजमी है, स्ट्रेस रिलीज करना लाजमी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जनाब प्रोग्राम में सेगमेंट्स को, गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा खुश आमदेद कहते हैं। और जनाब आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में कि जो मुल्क में आगे पीछे मुख्तलिफ वक्त में आग लगने के जो अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं,
क्या इसकी वजह है कि एक के बाद एक हमें पता चलता है कि मुल्क में किसी हिस्से में आग लग गई? खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकंड डिवीजन में स्वात, बुनीर, शांगला, लोहेदीर और सियाहती मकाम पर आग लगने का वाकया रिपोर्ट हुआ। उसके बाद हमें चलता है पता जनाब के बलूचिस्तान में चिलगोजे के जो जंगलात हैं वहां पर आग लगी और उससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ वो हम सब ने विटनेस किया। कराची के स्टोर में आग लगी, कई दिन तक आग लगी रही, उससे कितना नुकसान हुआ वो देखा। उससे पहले कराची से पहले लाहौर में भी आग लगने का एक खौफनाक वाकया पेश आया, पूरा प्लाजा जलकर राख हो गया और लाहौर में एक नहीं 2-3 वाकयात हुए। तो ये क्या हो रहा है? इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था कि भाई आग लगने के इतने सारे वाकयात पेश आ रहे हैं। और खासकर अगर हम अपने पहाड़ी सिलसिलों की बात करें तो पाकिस्तान का वेदर उस तरह का नहीं है, और स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है कि भाई बहुत गर्मी की वजह से या सूरज की तपिश की वजह से या इस हिस्से में ओजोन लेयर डैमेज है, गर्मी है कि जंगल में गर्मी की वजह से आग लगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, कहीं ना कोई चीजें जो है मामला कुछ और है। तो क्यों इस तरह से हो रहा है, क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे हमारे सीनियर न्यूज रिपोर्टर हारून से। राज, हारून, क्या वजह है ये जो वाकयात एक के बाद एक लगने के सामने आ रहे हैं आग लगने के? बहुत शुक्रिया नबीहा। जिस तरह आपने खुद अर्ज किया कि हमने कभी पहले सुना नहीं था कि इस तरह के आग लगते हैं, खासकर सियाती मकामात पे जहाँ पे जंगलात सबसे ज्यादा है इस मुल्क में, और वहां पे भी आग लग जाए, तो ये पहले कभी सुनने में नहीं आ रहा। आपसे कुछ देर पहले हमारे जो फॉरेस्ट स्वात के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी जो फॉरेस्ट्री है उसमें हमने ये डिक्लेयर किया होता है कि 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक हर साल जो है ये फायर जो है वो डिक्लेयर होता है। इसमें फॉरेस्ट लग सकती है, जो फॉरेस्ट है वहां पे आग लग सकती है, आग ये सूरज की तपिश के हवाले से। लेकिन स्वात के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 जून से ये सिलसिला शुरू होता है और 4 जून की सुबह जो है पहली रिपोर्ट आती है कि स्वात के इलम के पहाड़ियों पर आग का सिलसिला लग चुका है। फिर वो फैलती पठाने तक और उसके साथ साथ स्वात की दीगर जो तहसीलें हैं वहां पे ये आग फैल जाती है। टोटल जो है ये 15 स्पॉट पे स्वात की डिफरेंट लोकेलिटी पे ये आग लग चुकी है, जिस पर 13 के मकामात पर जो स्पॉट्स हैं उस पर तो काबू पा लिया गया है। लेकिन स्टिल अभी 2 तहसीली बरीकोट और अमलुकदरा में अभी भी आग लगी हुई है। डिप्टी कमिश्नर स्वात जुनेद खान से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी भी जो तहसीली बरीकोट का इलाका है अमलुकदरा, वहां की पहाड़ियों पर आग लगी हुई है और फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार, सिविल डिफेंस के एहलकार, पुलिस और दीगर जो जिला इंतजामिया के मातहत इदारे हैं वो अब भी इन 2 लोकेलिटीज पर आग काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, अब ये आग लगने की वजह से कितने नुकसानात हुए हैं? जो मकामी अफराद यहाँ के लोकल रहने वाले हैं वो इस बारे में हारून क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, इस नुकसान के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 खवातीन समेत 4 अफराद जो है जिला शांगला के दूर दराज इलाका है चकेसर, वहां पे जो है ये आग लगने की लपेट में वो आग में झुलस गए हैं और उनको उनकी हलाकत हुई है। दूसरी जानिब स्वात के जितने भी बाउंड्रीज लगते हैं आउटस्कर्ट्स की डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, तो वहां पे आज तक जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता कुदरती जंगलात के हुस्न को बहुत ज्यादा डैमेजेस हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी अंडरवे है और डिप्टी कमिश्नर स्वात ने इस पूरे मामले को तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी है। इसमें ISI, MI और दीगर तहकीकाती इदारे शामिल हैं। वो तहकीकात करेंगे कि ये आग किसने और क्यों लगाई है। लेकिन अब तक जो आग लगी है उसमें सिर्फ शांगला में 4 अफराद जान बहक हुए हैं और बाकी तो हारून अभी तक क्या तहकीकात पूरी मुकम्मल नहीं हो चुकी? तहकीकात में कोई बात अब तक सामने नहीं आई, क्या वजह है? अभी तक जो है 6 अफराद को जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कलाकड़ के मकाम पे 6 अफराद को ऑन द स्पॉट वो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, जिसको फॉरेस्ट एक्ट से अंदर जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। जो DC साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जो 6 बंदे हमने पकड़े हैं ये कलाकड़ जो बुनेर और स्वात की बाउंड्री है वो उधर हमने पकड़े हैं ऑन द स्पॉट, जो आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो स्वात की डिफरेंट मकामात पे जो आग एक ही दिन लगी है और तकरीबन 15 मकामात पर 4 तहसीलों की पहाड़ियों पे जो आग लगी है, तो उनके मुताबिक डिफरेंट रूमर्स चल रहे हैं। कोई कहता है कि जो बच्चे वहां पे पिकनिक करने गए थे, चूंकि आग की सूरज की तपिश ज्यादा होती है तो उस वजह से जो बच्चों ने कहीं आग लगाई थी है उसके बाद फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है अगर एक स्पॉट पे बच्चों की पिकनिक की वजह से आग लगी है, जो 15 मकामात पे आग लगी है, तो ये किसने लगाए हैं? हारून, ये आपने जो जिक्र किया 6 अफराद की गिरफ्तारियों का, ये कौन लोग हैं, इनका मकसद, इनका एजेंडा क्या है? कोई अंदर की खबर अब तक आई है बाहर?
नहीं, इस हवाले से हमारी जो डिफरेंट जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इस पोजीशन में अभी नहीं है कि मीडिया को इस हवाले से डिस्क्लोज, हम इनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिफरेंट जावियों से और पूरी छानबीन करके हम फिर मीडिया को बुलाएंगे और काफी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कौम को बताएंगे कि ये कौन लोग हैं। ये चाहा जा रहा है कि मुकम्मल जो तहकीकात है वो हो जाए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मीडिया के ऊपर बाकायदा बताया जाए इन अफराद के बारे में भी। अच्छा मुझे बताएं, पुलिस का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक सामने आया इस पूरी सिचुएशन के हवाले से? जी बिल्कुल, पुलिस के जो डीपीओ स्वात है जाहिद नवाज मरवत, इन्होंने तो अपनी जो 75 पुलिस पर्सन है आग बुझाने के लिए उन्होंने वो भी पेश कर दी है, क्या कि जो डिफरेंट लोकेलिटी है स्वात की पहाड़ियों में, नदिया स्वात में जो ये आग लगी है, असल में इनकी पहाड़ियों पर जाना और बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए जाते हैं यहाँ पे लोग। इसमें से कोई राय नहीं है कि ये रेस्क्यू, फॉरेस्ट और पुलिस और सिविल डिफेंस के इदारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो 13 डिफरेंट स्पॉट्स पे आग काबू पा चुकी है, ये इन्हीं है जो इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। पुलिस के हवाले से जो आला अफसरान है वो कहते हैं कि अभी स्टिल जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोसेस में है और जो 6 अफराद हमने पकड़े हैं उनको फॉरेस्ट एक्ट के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और इसके अलावा हम हमारे डिफरेंट जो सोर्सेज है वो हमने स्ट्रेंथन कर दी है और हमारे सोर्सेज और लोकल फार्मर्स जो है उनको अवेयरनेस सेशंस दे दी गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से अभी खुले कचहरियों का एहतमाम किया रहा है इस मकसद के लिए कि जो फार्मर्स है, जो लोकल्स है, जो पहाड़ियों में रहते हैं, उनको बताया जाए कि जिस तरह भी कोई सस्पेक्ट कार्रवाई होती है या लोग इस जंगल की तरफ आते हैं तो वो टाइमली पुलिस को रिपोर्ट किया करें। अच्छा हारून, जब खुदा ना खास्ता इस तरह से आग लगती है और जिस तरह से ये बेतहाशा वाक़यात भी सामने आए, तो जो इक्विपमेंट है आग बुझाने के हवाले से वो यहाँ पर कितना अवेलेबल है और कितना जदीद है? नहीं, इस हवाले से हमारे साथ कोई इतनी जदीद इक्विपमेंट नहीं है जो हम अगर आग लग जाए खुदा न खास्ता तो हम इसका कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया स्वात के हवाले से इस हद तक कोई उनके साथ नहीं है, क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डीसी स्वात ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो जब आग लग गई तो जो एसीज है, मुताल्लिका जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने डीसी साहब ने उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि आप जल्दी से परचेज करें मार्केट में जो भी आपको इक्विपमेंट्स मिलती हैं और सीधा से आप चढ़े जाएं पहाड़ियों के ऊपर और ये स्पॉट गए। तो लोग गवर्नमेंट के साथ बड़े रिसोर्सेज हैं, वज़ीर आला स्वात से है, पास में 2 फेडरल मिनिस्टर और 1 फेडरल मिनिस्टर और मुतादिद मिनिस्टर भी स्वात से हैं, लेकिन फॉरेस्ट जो ये महकमा है उनको अभी तक इक्विप फुली नहीं किया गया। उनके साथ अभी हारून बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, खासकर जो ये 6 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं इसके हवाले से मीडिया को भी जल्द अज जल्द बताया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त जनाब यहाँ पर खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान